ले लो। 8 गुनी गेहूं के बदले 3 गुनी नील लेंगे। नहीं नहीं, 10 गुनी गेहूं से कम नहीं ले सकता। नहीं नहीं, 10 नहीं, 8 गुनी। अरे पहले गुण तो देख। उच्च दर्जे का बीज, सही समय बुआई, कटाई, नारा नदी के जल और जी हाँ, 8 बोरी गेहूं के बदले 3 बोरी नील एक बाजार का दृश्य है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित है, जिसे आशुतोष कोबिरकर ने निर्देशित किया है। हालांकि यह फिल्म सिंधु घाटी सभ्यता से प्रेरित है, लेकिन खासकर जब आप व्यापार और कृषि की बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के आर्थिक जीवन की, तो बच्चों के लिए साभार दृश्य की झलकियां लाजिमी है। उन्हें यह दृश्य एक कल्पना देती है कि क्या बिना कृषि, व्यापार और मुद्रा के जीवन संभव है? शायद नहीं। हड़प्पा की कहानी भाग 2 में चर्चा सिंधु घाटी सभ्यता के आर्थिक जीवन की। जब आप अपने घर में खाना खाते हैं, बाजार जाते हैं, किसी वस्तु को बेचते या खरीदते हैं, तो क्या आपने कभी सोचा है कि यह सब व्यवस्था कैसे शुरू हुई होगी? अगर व्यापार न हो, अगर खेत न हो, अगर कोई विनिमय ही ना हो, तो क्या जीवन संभव है? आइए लौटते हैं पीछे, आज से लगभग 5000 साल पहले, वहां जहां भारत के आर्थिक जीवन की जड़ें पड़ी थी। हड़प्पा सिंधु घाटी की वो सभ्यता जो न केवल ईंटों से बनी थी, बल्कि कृषि, व्यापार और श्रम के संतुलन से मजबूत तौर पर टिकी हुई थी। वहां के जीवन की धड़कन का सबसे पहला पहलू था कृषि। हड़प्पा का किसान शायद हल नहीं चलाता हो, लेकिन खेतों को पहचानता था। यद्यपि जुटे हुए खेत कलिबंगा में मिले हैं, जो उनकी खेती के प्रमाण की कहानी कहते हैं। हड़प्पा की धरती पर जौ, गेहूं, तिल, कपास और अन्य फसलें लहलहाती थी। रंगपुर से चावल का प्रमाण मिलता है, लेकिन ध्यान रहे कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े नगरों में धान का कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। सिंचाई का कोई स्पष्ट तंत्र नहीं था, फिर भी जीवन बहता रहा, बारिश, बाढ़, मेहनत के सहारे। हालांकि अफगानिस्तान के सुरतुघोई नामक स्थल से नहरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। उनके आर्थिक जीवन की दूसरी महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि थी पशुपालन। पशुपालन भी आर्थिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। ये गाय, बैल, भेड़, बकरी, कुत्ते, भैंस आदि पालते थे। यद्यपि घोड़े के प्रमाण नहीं मिले हैं, लेकिन हाथी और ऊंट का सीमित उपयोग था। बैल का उपयोग हल चलाने और व्यापार गाड़ी खींचने के लिए किया जाता था। पशु उनकी आर्थिक और धार्मिक दोनों जरूरतों में उपयोगी थे। शिल्प और उद्योग श्रम की शक्ति को दर्शाता। अगर वहां आपको सुंदर मनके दिखें, चमकदार बर्तन मिलें, सीप के आभूषण दिखें, तो समझिए हड़प्पा का शिल्पकार अपने श्रम से कला को आकार दे रहा था, अपनी पहचान को स्थापित कर रहा था, अपनी मेहनत को बता रहा था। कपास की कताई, मिट्टी के बर्तन, तांबे और कांसे के औजार, सेल खड़े के पत्थरों से बनी मुहरें, यह सब कुछ कहता है वहां केवल किसान नहीं, कारीगरों का भी समृद्ध संसार था। उनके आर्थिक जीवन का एक अन्य पहलू व्यापार था, जो सीमाओं से परे भी जाता था। स्थानीय व्यापार में बैलगाड़ी से गांव से शहर और शहरों से समुद्र तट तक सामान पहुंचाया जाता था। हड़प्पा का व्यापारी हमारी समकालीन एक महान सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता है, जो मध्य एशिया में हमारे नजदीक है, मिलुहा तक जाता था। मुहरें थी बिना शब्दों के हस्ताक्षर, और यही था उनकी मुद्रा। मुहरें जिनमें मूल्य नहीं बल्कि पहचान छिपी हुई थी। मुद्रा था या नहीं, इसको लेकर विद्वानों में मतभेद है। वे कहते हैं मुहरें थी, जो व्यापारिक संप्रेषण और प्रमाण पत्र का कार्य करती थी, लेकिन कोई किसी धातु के सिक्के के प्रमाण वहां प्राप्त नहीं हुए। हाँ, यह वस्तु विनिमय प्रणाली का भी युग था, जो आप पहले दृश्य में देख रहे थे। लेकिन सोचिए, बिना सिक्के के भी व्यापार कैसे चलता रहा होगा। नगर और अर्थतंत्र, योजना, समृद्धि उनके आर्थिक जीवन के एक महत्वपूर्ण पहलू को दर्शाता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे नगर केवल ईंटों से नहीं बने थे, वे बने थे संगठित अर्थव्यवस्था से, भंडारण से और श्रम के बंटवारे से। भंडार गृह, व्यापारिक गलियां में गंभीर नगर नियोजन, और यह सब अर्थतंत्र का संकेत है। बड़े बड़े भंडागार ये दर्शाते हैं कि संकट के समय जिनके पास अर्थतंत्र मजबूत नहीं रहता होगा, उनको ये सामग्री बांटी जाती रही होगी। हम कह सकते हैं कि जब बच्चे अगली बार जब बाजार जाएंगे, खेत देखेंगे, कोई वस्तु खरीदेंगे, बेचेंगे, तो याद रखेंगे कि ये सब कुछ हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों ने सिखाया, बनाया और आगे बढ़ाया था। हड़प्पा की मिट्टी में केवल ईंटें नहीं दबी है, वहाँ छिपा है एक शब्दहीन अर्थशास्त्र,
जो हमें बताता है कि विकसित आर्थिक तंत्र केवल सिक्कों से नहीं, श्रम, खेती और संगठन से बनता है। अगले हिस्से में 2 से 3 हिस्से में कि इतिहासकारों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है जब वो इतिहास का पुनर्निर्माण करते हैं। सामाजिक भिन्नता का भेद इतिहासकार कैसे लगा पाते हैं, शिल्पकारों की स्थितियों पर भी चर्चा सिंधु घाटी सभ्यता के भाग 3, 4, 5 में चलेगी। और लगातार हमसे बने रहिए और सिंधु घाटी सभ्यता के साथ साथ इतिहास के सभी पहलुओं पर धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे। धन्यवाद। आज हमने जाना सिंधु घाटी सभ्यता के आर्थिक जीवन की प्रमुख विशेषताएं किस प्रकार की थी। इसमें यदि आर्थिक जीवन से संबंधित किसी भी प्रकार का प्रश्न आएगा तो आप इन स्लाइड्स के माध्यम से अपने उत्तर को आकार दे सकते हैं। साथ ही इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना एक एक अंक के प्रश्न जो निम्नानुसार है।